दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूं। ये पुस्तक है घटना चक्र की और घटना चक्र से आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे पुराने आए हुए सवालों को। क्योंकि देखिए हम लोग इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि मैं इसमें अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बोलूंगा, उनकी व्याख्या को पढ़ूंगा और आप उनको आराम से सुनिएगा। इससे क्या होगा, आपके सवाल धीरे धीरे आसानी से आपको याद होते चले जाएंगे। पुराने सवाल आप भी इसको दोहराइएगा और हमारे वीडियो को भी सुनिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज प्राचीन इतिहास से। दोस्तों पहला सवाल है, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरावनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। तो इसका उत्तर जो है दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे वह भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। यानी इसको एक बार व्याख्या पढ़ लीजिए, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। यानी इन्होंने कब शुरुआत की? 1863 में। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। दूसरा सवाल था दोस्तों, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। थॉमसन ने, लुम्बार्क ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। तो इसका उत्तर होगा थॉमसन ने। ठीक है, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने किया था। यानी कोपेनहेगन वाला भी थॉमसन है। अब आइए मिलाना है, पुरातत्व स्थल है और वर्तमान स्थल, इसको मैं आपको याद करा देता हूं। नेवासा महाराष्ट्र में है। नेवासा कहां है? महाराष्ट्र में है। ईसमपुर आपका कर्नाटक में है। नेवासा महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक में है। डिडवाना राजस्थान में है। डिडवाना कहां है? राजस्थान में है। गुडियाम गुफा कहां है? तमिलनाडु में है। अब इसको अच्छे से फिर से, नेवासा महाराष्ट्र में, ईसमपुर कर्नाटक में, डिडवाना राजस्थान में और गुडियाम गुफा तमिलनाडु में है। इसको आप लोग अच्छे से आप लोग भी रिवीजन कीजिएगा। अब आइए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। इसका उत्तर होगा मध्य पाषाण काल में। व्याख्या पढ़िए। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम पूर्व नाम होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। आदमगढ़ जो है आपका मध्य प्रदेश और बागौर जो है राजस्थान में मिले हैं। सवाल फिर से समझ लीजिए। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में, यानी राजस्थान के बागौर में, और आदमगढ़ जो है, आदमगढ़ है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब फिर से आइए नेक्स्ट सवाल। देखिए हमारा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का कि एक एक सवाल को पढ़ूंगा व्याख्या सहित, जैसे हुबहू पुस्तक में ऐसे आपको एकदम रिवीजन कराऊंगा। ठीक, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो अभी हमने बताया बागौर में एवं आदमगढ़ में। बागौर कहां है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आदमगढ़ कहां है इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, पैसरा, लखैया, वीरभानपुर, महदहा। अब इसको क्रम से कर रहा है। तो भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल है महदहा, यह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है महदहा। लखैया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, पैसरा बिहार में है, एवं वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। यही इसका क्रम है। यानी भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल है महदहा, लखैया, पैसरा, वीरभानपुर। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो चौपानी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सराय नाहर राय से। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, महदहा से भी प्राप्त हुए हैं और सराय नाहर राय से भी प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। ठीक है, इसको ऐसे अच्छे से एक बार फिर से इसको क्वेश्चन को याद कर लीजिए, मैं आपको यही याद कराऊंगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो महदहा से और सराय नाहर राय से। अब सवाल पढ़िए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, सराय नाहर राय, दमदमा से, महदहा से, लंघनाथ से। तो इसका उत्तर है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, दमदमा से। व्याख्या पढ़ लीजिए, मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और 1 समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में 1-1 कंकाल मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? तो यह है नवपाषाण काल में। इसका उत्तर होगा, खाद्यान्नों का कृषि उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। यानी क्वेश्चन क्या था, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई तो नवपाषाण काल से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रमुख प्रयुक्त अनाज था, बताइए। तो गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो इसका उत्तर होगा जौ। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कोल्डिहवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देवा से मिले हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देवा है। ये मेरे गांव के करीब है। यहां से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहां से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहां से
100 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था कि उपरोक्त संदर्भों में यदि विकल्प में लहुरा देवा रहता है तो ठीक है, यानी इसका उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो लहुरा देवा हम लगाएंगे। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आया है। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलीवीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो इसका उत्तर होगा मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा, इसको ऑप्शन पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा। तो इसका उत्तर होगा मेहरगढ़। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? केडी वाजपेयी ने, बीएस कांकड़ ने, एचडी संकालिया ने, मार्टिमर व्हीलर ने। तो इसको याद करिए, नौदा टोली का उत्खनन एचडी संकालिया महोदय ने किया था। नौदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एचडी संकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणी ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। यानी नौदा टोली का खोज एचडी संकालिया महोदय ने किया था। नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बृहत् पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बृहत् पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहत् पाषाण एवं मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैन सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, फुड स्टोन, कंदराएं, मेहिर। अब इसको एक बार क्वेश्चन को फिर से याद कर लीजिए। बृहत् पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डीहवा, ब्रह्मगिरी। तो राख का टीला यह संगनकल्लू से संबंधित है, यानी कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग को याद होगा। अब देखिए, यही सब सवाल जो है आपको हमेशा याद रहेगा, इसको अपने नोट्स में नहीं लिखना है। जो कठिन लगेगा उसी को लिखना। जो आप एक बार आप दोहरा रहे हैं, अगली बार जब इसको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें अगर आप गलती कर दिए, नहीं बता पाए, तो उसको एक पन्ने पर नोट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो अजंता, भीमबेटका, बाग, अमरावती। तो इसका उत्तर क्या होगा? भीमबेटका होगा। निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन की विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि का चित्र है। यहाँ के शिलाश्रयों से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज वर्ष 1957 में बीएस वाकांकर ने की थी। भीमबेटका शिलाश्रय यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल। देखिए, ये भी एक क्वेश्चन हो गया, यानी भीमबेटका का शिलाश्रय जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उनके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो बीएस वाकांकर महोदय ने किया था। क्वेश्चन पढ़िए नेक्स्ट।
गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था? तो हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, नोह में, लाल किला में। तो इसका उत्तर होगा गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। इसको पढ़ लीजिए। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उसी संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति ओसीपी कहा गया है। बीबी लाल के निर्देशन में 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर में हुए उत्खनन में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त हुए थे और वही इसका नामकरण हुआ। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़िए। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की तरफ रखकर दफनाते थे। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोड़वे संस्कृति के नेवासा, दायमाबाद, कौठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे के कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिराग, मास्की। इसको फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिराग, मास्की। तो इसका उत्तर होगा बुर्जहोम। यानी किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो बुर्जहोम है। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तवास, गड्ढों वाला घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो बुर्जहोम में। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो बुर्जहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वप्रथम मानव कंकाल मिले हैं? मुरहाना पहाड़, घदरिया, बगही घोर, लखैया। तो विंध्य क्षेत्र के किस शिला से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लखैया से मिले। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन एल लुकास के अनुसार लखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए और कथन आर वाला क्वेश्चन। कथन ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो ये दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी है। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी होने पर लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रव्रजन किया। ठीक है, प्रवास किया, माइग्रेट किया। तो 21 सवाल ये थे टोटल पाषाण काल के। अब एक बार हम इसको फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका उत्तर आप लोग देखिए याद हुआ कि नहीं। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, थॉमसन ने किया था। नेवासा महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक में है, डिडवाना राजस्थान में है और गुडियाम गुफा तमिलनाडु में है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ प्राप्त हुआ मध्य पाषाण काल में। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागोर एवं आदमगढ़ से। निम्नलिखित पाषाण कालिक स्थल को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका उत्तर ऐसे है, मैदहा पहले हो जाएगा, फिर लखैया, फिर पैसरा, फिर बीरभानपुर।
निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो महदहा और सराय नाहर राय से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं, दमदमा में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है जौ है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देवा से। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं? मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. संकालिया ने किया था। नौदा टोली किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राग का टीला संगनकल्लू से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका है। और भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शिलालेख चित्रों के ऐतिहासिक महत्व को खोजा तो बी.एस. वाकांकर महोदय ने। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीबी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर से। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान में प्राप्त हुआ है? तो वह है बुर्जहोम। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम में। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखैया। कथन कारण का सवाल है। कथन विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में माइग्रेशन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। कथन और कारण दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। तो इस प्रकार से हमने घटना चक्र पुस्तक से पाषाण काल के सवालों को हल किया और अभ्यास किया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इन सवालों को बार बार आप याद कीजिए और इसको आज ही एकदम याद कर लीजिए। और जहां तनिक भी कंफ्यूजन हो उसको व्याख्या भी पढ़िए और उसको एक कॉपी में नोट करते जाइए। आगे हम अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रैक्टिस करेंगे और इसी प्रकार पूरी घटना चक्र हम लोग अभ्यास करेंगे। रोज एक वीडियो आएगा हर टॉपिक पे। ऐसे हम पूरा घटना चक्र खत्म करेंगे। इससे आप भी लाभान्वित होंगे और आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद।